गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में खुश और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है यूक्रेन के एक ऐसे राक्षस की जिसने कितनों की जिंदगियां और घर तबाह कर दिए। 16 अक्टूबर 1936 का वो दिन, जब सूमी ओब्लास्ट के एक छोटे से गांव एक हैवान ने जन्म लिया जो आगे चलकर इतिहास में बुच्चर ऑफ रोस्टोव के नाम से जाना गया। उस हैवान का नाम था एंड्रे चिकाटिलो। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था और यह क्षेत्र 1932 और 33 के भयानक अकाल से अभी तक उबर नहीं पाया था। यह अकाल जोसेफ स्टालिन की क्रूर सामूहिक खेती नीतियों का परिणाम था, जिसने लाखों लोगों को भूखमरी की कगार पर ला खड़ा किया। एंड्रे के माता पिता रोमन और अन्ना चिकातिलो गरीब किसान थे। उनके पास न तो जमीन थी न ही पैसा। वे सामूहिक खेतों में बिना वेतन के मजदूरी करते थे। बदले में उन्हें अपने घर के पीछे एक छोटा सा टुकड़ा जोतने की इजाजत मिली थी, लेकिन वह छोटा खेत भी उनके परिवार को भूख से नहीं बचा पाता था। एंड्रे का जन्म एक छोटे मिट्टी के घर में हुआ था, जहां छत पर घास की परत थी और दीवारें बारिश में बह जाया करती थी। उसके जन्म के समय उसकी माँ अन्ना कमजोर और बीमार थी। कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें खाने को सिर्फ घास और जंगली पौधे मिलते थे। एंड्रे का जन्म कुछ शारीरिक कमियों के साथ हुआ। उसके सिर में हाइड्रोसिफिलस की संभावना थी, जिसके कारण उसके मस्तिष्क में पानी जमा हो जाता था। इस वजह से उसे बचपन में बार बार बिस्तर गीला करने की समस्या थी, जो उस समय के ग्रामीण समाज में बहुत शर्मिंदगी का कारण थी। इसके अलावा वह शारीरिक रूप से भी कमजोर था, पतला और लंबा, जिसके कारण वह आसानी से बीमार पड़ जाता था। एंड्रे के बचपन की एक और भयानक याद उसकी माँ की बताई कहानी थी। अन्ना ने उसे बताया कि उसका एक बड़ा भाई स्टीफन, जो उससे पहले पैदा हुआ था, 1930 के दशक में अकाल के दौरान गायब हो गया। 4 साल का स्टीफन एक दिन घर से बाहर खेल रहा था, जब कुछ भूखे पड़ोसियों ने उसे अगवा कर लिया और खा लिया। यह कहानी सच थी या सिर्फ एक डरावनी कल्पना, इसका कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन यह बात एंड्रे के दिमाग में घर कर गई। वह रात को सपने में अपने भाई को देखता, उसकी चीखें सुनता और यह डर उसके भीतर एक अंधेरे बीज की तरह बढ़ता गया। 1941 में जब एंड्रे 5 साल का था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। जर्मन सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उसका गांव भी तबाही की चपेट में आ गया। उसके घर के पास बम गिरे। 1943 में उसके पिता रोमन को सोवियत संघ में भर्ती कर लिया गया, लेकिन जल्द ही जर्मन सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। युद्ध खत्म होने के बाद 1949 में रोमन घर लौटा, लेकिन सोवियत समाज ने उसे देशद्रोही और कायर करार दिया, क्योंकि वह दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर चुका था। इस अपमान का असर पूरे परिवार पर पड़ा। पड़ोसी उसके घर पर थूकते थे और बच्चे एंड्रे को कायर का बेटा कहकर ताने मारते थे। स्कूल में एंड्रे का समय और भी मुश्किल था। 1944 में उसने पढ़ाई शुरू की। वह एक शांत और होनहार छात्र था। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, खासकर युद्ध और हिंसा की कहानियां, लेकिन उसकी शारीरिक कमजोरी और बिस्तर गीला करने की आदत उसे सहपाठियों से निशाना बनाती थी। बच्चे उसे गीला लड़का कहकर चिढ़ाते थे। उसकी माँ उसे डांटती थी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता था। 12 साल की उम्र तक उसे ब्रेड खाने का मौका तक नहीं मिला। वह सिर्फ घास, जड़ें और कभी कभी चुराया हुआ आलू खाकर बड़ा हुआ। 1951 में 15 साल की उम्र में एंड्रे ने पहली बार एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। यह एक पड़ोस की लड़की थी, जिसे उसने एक खेत में अकेले देखा, लेकिन वह नाकाम रहा। उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। लड़की ने उसका मजाक उड़ाया और यह बात पूरे गांव में फैल गई। सहपाठियों ने उसे नपुंसक कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। इस अपमान ने एंड्रे के भीतर एक गहरा गुस्सा और शर्मिंदगी भर दी। वह अकेले रहने लगा, लोगों से दूर भागने लगा। उसे लगता था कि वह कभी सामान्य नहीं हो सकता। 1954 में एंड्रे ने स्कूल खत्म किया और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आवेदन किया। वह होनहार था,
लेकिन उसकी गरीबी और कमजोर सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण वह प्रवेश परीक्षा में असफल रहा। इसके बाद उसे सोवियत सेना में अनिवार्य सेवा के लिए भेजा गया। सेना में उसने संचार विभाग में काम किया। उसका व्यवहार शांत था, लेकिन वह अपने साथियों से दूरी बनाए रखता था। 1957 में सेना से छुट्टी मिलने के बाद वह रोस्तव क्षेत्र के कस्बे में बस गया। वहां उसने टेलीफोन इंजीनियरिंग की नौकरी शुरू की। 1960 में एंड्री की छोटी बहन तात्याना उसके पास रहने आई। वह अपने भाई की अकेली जिंदगी से चिंतित थी। उसने उसका परिचय एक स्थानीय लड़की फाइना से करवाया। फाइना एक साधारण मेहनती महिला थी जो एंड्री के शांत स्वभाव से प्रभावित हुई। 1963 में दोनों की शादी हो गई। एंड्री की यौन कमजोरी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन फाइना ने उसका साथ दिया। उनकी शादी के 2 साल बाद 1965 में उनकी बेटी लुडमिला पैदा हुई। फिर 1969 में उनका बेटा यूरी पैदा हुआ। बाहर से उनका परिवार सामान्य लगता था, एक मेहनती पति, एक देखभाल करने वाली पत्नी और 2 बच्चे। लेकिन भीतर एंड्री का अंधेरा बढ़ रहा था। उसे अपनी यौन इच्छा को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसका दिमाग हिंसा की ओर मुड़ रहा था। 1970 में एंड्रे ने रोस्तव लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से पत्राचार के जरिए डिग्री ली। उसने साहित्य और रूसी भाषा में विशेषज्ञता हासिल की। 1971 में वह एक स्कूल में शिक्षक बन गया। वह बच्चों को साहित्य पढ़ाता था, लेकिन उसकी नजरें कुछ और ढूंढती थी। वह अपने छात्रों को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। जल्द ही माता पिता ने शिकायतें शुरू कर दी। उसे कई स्कूलों से निकाला गया, लेकिन सोवियत व्यवस्था में ऐसी शिकायतों को दबा दिया जाता था। 1974 में वह साक्ती के एक माइनिंग स्कूल में शिक्षक बन गया। वहां वह स्थायी रूप से रुक गया, लेकिन उसकी हरकतें जारी रही। वह छात्रों को अकेले में बुलाता और उनके साथ छेड़छाड़ करता। कुछ बच्चों ने उसकी शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। 22 दिसंबर 1978 को एंड्रे ने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक कदम उठाया। उसका शिकार थी 9 साल की येलेना जाकोटनोवा। वह साक्ती में एक बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। एंड्री ने उसे मिठाई का लालच देकर अपने गुप्त घर में ले गया। यह एक छोटा सा मकान था जिसे उसने अपनी पत्नी से छिपाकर खरीदा था। वहां उसने लड़की का यौन शोषण करने की कोशिश की, लेकिन अपनी नपुंसकता के कारण नाकाम रहा। जब लड़की चीखने लगी तो उसने गुस्से में उसका गला घोंट दिया। फिर उसने चाकू से कई वार किए और खून से सना हुआ सब पास की ग्रीवका नदी में फेंक दिया। यह हत्या आंद्रे के लिए एक नया अनुभव थी। उसे खून देखकर डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा सुकून और उत्तेजना मिली। उसे लगा कि हिंसा ही उसकी यौन इच्छाओं को पूरा कर सकती है। पुलिस ने इस हत्या की जांच शुरू की। संदेह एक स्थानीय व्यक्ति अलेक्जेंडर क्रावेचेंको पर गया। क्रावेचेंको को एक गलत तरीके दोषी ठहराया गया। 1983 में उसे फांसी दे दी गई। इस बीच आंद्रे बच निकला। उसने अगली हत्या के लिए 3 साल का इंतजार किया, लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह हिंसा की ओर बढ़ चुका था। 1981 में एंड्रे की शिक्षक की नौकरी छूट गई। उसे रोस्तव में एक कच्चे माल के कारखाने में क्लर्क की नौकरी मिली। इस नौकरी में उसे ट्रेन से कई शहरों की यात्रा करनी पड़ती थी। यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था। 3 सितंबर 1981 को उसने अपनी दूसरी हत्या की। उसका शिकार थी 17 साल की एक बेघर लड़की जो बस स्टॉप पर भीख मांग रही थी। एंड्री ने उसे शराब का लालच देकर जंगल में ले गया। वहां उसने उसका गला घोंटा, चाकू से कई वार किए और मिट्टी से उसका मुंह बंद कर दिया। इस हत्या में उसे पहली बार यौन संतुष्टि मिली। 1982 से 1990 तक एंड्री ने 52 से ज्यादा हत्याएं की। उसका तरीका हमेशा एक जैसा था। वह बच्चों, युवा लड़कियों और लड़कों को निशाना बनाता था। वह उन्हें मिठाई, पैसे, शराब या मदद का लालच देकर जंगल, खेतों या सुनसान जगहों पर ले जाता। वहां उन पर हमला करता था। अपनी यौन दुर्बलता के कारण वह बलात्कार में नाकाम रहता था, लेकिन हिंसा से उसे संतुष्टि मिलती थी। वह चाकू से अपने शिकार के शरीर को काटता, उनकी आंखें निकालता और कभी कभी उनके अंग खा लेता था। उसे खून का स्वाद और मांस खाने का अनुभव जीवन का सबसे बड़ा सुख लगता था।
उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने शिकार की लाशों को जंगल में छोड़ देता था, जहां जानवर उन्हें खा लेते थे। उसकी हत्याओं ने इलाकों में दहशत फैला दी। लोग अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजते थे। अखबारों में उसे रोस्तोव का कसाई, रेड रीपर और रोस्तोव रीपर जैसे नाम दिए गए। सोवियत संघ में उस समय यह मान्यता थी कि सीरियल किलर जैसी चीज़ें पूंजीवादी देशों की समस्या है। इसलिए शुरू में पुलिस ने इन हत्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। वे इन्हें अलग अलग घटनाएं मानते थे। लेकिन 1982 तक जब लाशों की संख्या बढ़ने लगी तो जांच शुरू हुई। पुलिस ने जंगल और ट्रेन स्टेशनों की निगरानी बढ़ाई। 1984 में एंड्रयू को पहली बार संदेह के आधार पर पकड़ा गया। एक पुलिस वाले ने उसे एक ट्रेन स्टेशन पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करते देखा। उसके बैग में एक लंबा चाकू, रस्सी और गंदे कपड़े मिले, लेकिन उस समय की तकनीक में गलती हुई। उसे चोरी के एक छोटे मामले में 1 साल की सजा दी गई, लेकिन 3 महीने बाद ही रिहा भी कर दिया गया। 1985 से 1990 तक उसने अपनी हत्याओं को और तेज कर दिया। पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन एंड्रे हर बार बच जाता। 1990 तक रोस्तोव में 30 से ज़्यादा लाशें मिल चुकी थी। सोवियत सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। पुलिस ने ऑपरेशन जंगल की पट्टी शुरू किया। ट्रेन स्टेशनों और जंगलों में सादे कपड़ों में पुलिस वाले तैनात किए गए। 6 नवंबर 1990 को एक पुलिस वाले ने एंड्रे को एक जंगल से बाहर आते देखा। उसके कपड़े गंदे थे और उसकी शर्ट पर खून के धब्बे भी थे। उसे रोका गया, लेकिन सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। फिर भी उसका नाम नोट किया गया। 20 नवंबर 1990 को पुलिस ने उसे फिर से एक ट्रेन स्टेशन पर बच्चों के पास घूमते देखा। इस बार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बैग में फिर से चाकू, रस्सी और एक जार मिला, जिसमें संदिग्ध सामग्री थी। पुलिस को यकीन था कि वह हत्यारा है, लेकिन उसे कबूल करवाना मुश्किल था। गिरफ्तारी के बाद एंड्री ने शुरू में कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बैठा रहता था, अपनी उंगलियां चटकाता था। पुलिस ने मनोचिकित्सक अलेक्जेंडर बुखानोव्स्की को बुलाया, जिन्होंने हत्यारे का मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाया था। बुखानोव्स्की ने एंड्री से घंटों बात की। उसने उसके बचपन की शर्मिंदगी, भाई की कहानी और यौन कमजोरी को छुआ। आखिरकार 29 नवंबर 1990 को एंड्रे टूट गया। उसने 56 हत्याओं का कबूलनामा किया। उसने हर हत्याओं को विस्तार से बताया, कहाँ, कैसे और क्यों। उसने कहा कि उसे बच्चों का खून देखने और उसके मांस का स्वाद लेने में सच्चा सुख मिलता था। उसने पुलिस को कई लाशों की जगहें भी दिखाई जो अभी तक नहीं मिली थी। 14 अप्रैल 1992 को एंड्रे का मुकदमा रोस्तोव के कोर्ट में शुरू हुआ। उसे 53 हत्याओं का आरोपी बनाया गया। कोर्ट में वह पागलों जैसा व्यवहार करता था। उसे एक लोहे के पिंजरे में रखा गया ताकि पीड़ितों के परिवार उस पर हमला न करें। वह कभी चिल्लाता, कभी अपनी शर्ट उतार देता और कभी जज को गालियां देता। पीड़ितों के माता पिता कोर्ट में रोते थे, चीखते थे। एंड्रे ने अपने बचाव में कहा कि वह मानसिक रूप से बीमार था और समाज ने उसे ऐसा बनाया, लेकिन सबूत और उसका कबूलनामा इतना पक्का था कि बचाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। 15 अक्टूबर 1992 को उसे 52 हत्याओं का दोषी ठहराया गया। एक हत्या का आरोप सबूतों के अभाव में हटा लिया गया। जज ने उसे मौत की सजा सुनाई। कोर्ट रूम में तालियां बजी और लोग चिल्लाए, इस राक्षस को मार डालो। 14 फरवरी 1994 को रोस्तोव की नोवोचेकोर्स्क जेल में एंड्रे चिकाटिलो को फांसी दे दी गई। उसे एक छोटे कमरे में ले जाया गया, जहां एक सैनिक ने उसके सिर के पीछे गोली मारी। उसकी मृत्यु तुरंत हो गई। उसकी लाश को एक गुप्त जगह पर दफना दिया गया ताकि उसकी कब्र का कोई स्मारक न बना दिया जाए। उसकी मृत्यु के साथ ही रोस्तोव का कसाई का आतंक खत्म हुआ। एंड्रे चिकाटिलो ने कम से कम 52 लोगों की हत्याएं की। उसकी कहानी सोवियत संघ की सामाजिक, कानूनी और नैतिक कमियों को उजागर करती है। उस समय मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया जाता था और सीरियल किलर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जाता था। उसका नाम अपराध के इतिहास में एक भयानक अध्याय बनकर रह गया। एंड्रे चिकाटिलो की जिंदगी एक ऐसी दास्तान है जो भूखमरी, अपमान और क्रूरता से शुरू होकर हिंसा और आतंक में खत्म हुई।
एक कमज़ोर बच्चे से लेकर एक राक्षस तक का उसका सफ़र यह सवाल उठाता है कि क्या समाज, परिस्थितियाँ और मानसिक अस्थिरता मिलकर किसी इंसान को इतना नीचे गिरा सकते हैं। उसकी कहानी हमें उस अंधेरे की याद दिलाती है जो किसी के भी भीतर छिपा हो सकता है, और यह चेतावनी देती है कि इसे पहचानना और रोकना कितना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही आपराधिक कहानियों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुद का और अपने परिवार और दोस्तों का ख्याल रखें। जय हिंद।